नमस्कार बच्चों। आज 6th क्लास की व्याकरण कक्षा में हम सभी एक नया विषय पढ़ेंगे। वैसे यह विषय आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। जी हाँ, क्रिया। क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं और कैसे हम व्याकरण में इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, अगर हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में बात करें कि हम पूरे दिन में क्या करते हैं या हमारे आसपास के लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारे काम हैं जो हमारे सामने आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे बिल्कुल पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना, हंसना, रोना, देखना, करना, न जाने कितने। और जो ये हमारे काम होते हैं जिन्हें हम करते हैं, हमारे करने से जो कुछ होता है वह सब ही क्रिया कहलाता है। जैसे अभी आप सब क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आपके सामने पुस्तक है, आप पढ़ रहे हैं। आपके सामने खाना है, आप खा रहे हैं। बहुत सुंदर सा चित्र देख रहे हैं। नींद आई तो सो रहे हैं। आई, कौन आई? नींद। नींद की क्रिया हो गई, आई क्रिया। अर्थात परिभाषा के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है। मैं बोलती हूँ, इस वाक्य में बोलना क्रिया है। मयंक विद्यालय जाता है, मयंक कर्ता और इसकी क्रिया है जाना। आपकी स्क्रीन पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन प्रत्येक चित्र में आपको कोई ना कोई क्रिया होती दिखाई दे रही है। जैसे प्रथम चित्र में उठना, सूरज का निकलना, बच्चे का नहाना, विद्यालय जाना, पढ़ना, खाना और सोना आदि। क्रिया के बिना किसी भी वाक्य का पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं होता है। क्रिया दो प्रकार की होती है। जी हाँ, अकर्मक और सकर्मक। अब अकर्मक क्रिया अर्थात जिसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है वह अकर्मक, और जिसे कर्म की आवश्यकता है वह सकर्मक। जैसे राकेश फल खाता है। अगर मैं खाता हूँ तो जरूर मेरे पास कुछ ना कुछ खाने के लिए भी होगा, यानी कर्म होगा। दौड़ना, भागना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के साथ क्या, किसको प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर में कोई संज्ञा प्राप्त होती है या हमारा उत्तर संज्ञा के रूप में मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। और अगर उत्तर में संज्ञा प्राप्त नहीं होती तो वह अकर्मक होती है। स्पष्ट हुआ आपको? इसके अतिरिक्त एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं भी होती हैं। वे क्रियाएं जो केवल एक कर्म की अपेक्षा रखती हैं एक कर्मक कहलाती हैं, जबकि जो दो कर्म द्वारा अपेक्षित होती हैं वे द्विकर्मक कहलाती हैं। जैसे रीता ने सुनीता को पुस्तक दी, छात्राओं ने छात्रों को किताब बेची। और एक कर्मक जैसे सोहन ने भोजन खाया। ठीक है, आगे बढ़ें। एक और प्रकार की क्रियाओं के बारे में अब हम बात करेंगे और वह है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? प्रेरणा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिन क्रियाओं से किसी काम को करने की
प्रेरणा मिले, प्रेरणा दी जाए, वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने पत्र लिखा तो यह क्रिया है, लेकिन अगर मैंने कहा कि मैंने पत्र लिखवाया तो यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि मैंने लिखवाने के लिए प्रेरणा दी, जब हम अपना कार्य स्वयं ना करके किसी और से कराते हैं। रोहन श्याम से पत्र लिखवाता है। माँ बच्चे को नौकर से पानी पिलवाती है। इस प्रकार ये क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके अंतिम चरण में हम संयुक्त क्रियाओं के बारे में बात करेंगे कि दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। उसने खाना खा लिया, तो देखिए दो क्रियाएं हो गई यहाँ, एक तो खाना और एक लिया। वह चल दिया, एक तो चलना और एक देना, तो दो क्रियाओं से मिलकर एक वाक्य बना, वह चल दिया, उसने खाना खा लिया। तो यह हुआ संयुक्त क्रिया का उदाहरण। इस प्रकार एक बार पुनः मैं इसे दोहराना चाहूँगी कि किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसके अलावा आगे हमने पढ़ा और सुना प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में, जिन क्रियाओं के द्वारा कार्य करने की प्रेरणा दी जाए वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। और संयुक्त क्रियाएं जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का योग हो तो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार आप सभी को क्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।